प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी काव्य के परिवर्तन नाम के चैप्टर की लिखित व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोग मेरी हैंड रिटेन नोट्स देख सकते हो। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे व्याख्या लिखनी है, कैसे काव्यगत सौंदर्य लिखना है। एक एक चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और इस चैप्टर को छोटी सी वीडियो में फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, शुरू होता है परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन के बारे में पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। देखिए, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, यानी इस संसार में किस तरीके से बदलाव होता जा रहा है, कहाँ हम पहले हमारा रहन सहन कैसा था और इस समय हम लोगों का रहन सहन कैसा हो गया है। ठीक है, और क्या क्या आगे चल के परिवर्तन होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों पर सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकाश डाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं एक एक पद्यांश को। तो देखिए, पहला है, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल ज्योति चुंबित जगती का भाल। देखिएगा, समझिएगा एक एक शब्द को। ठीक है ना। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि कहाँ माने कहाँ गया, कहाँ माने कहाँ गया, आज माने आज के समय में, वह माने वह, पूर्ण माने पूरा, पुरातन माने प्राचीनतम। पुरातन का मतलब प्राचीनता, या कह लो जो हमारे देश में पुराने समय में पुरातनता व्याप्त थी, प्राचीनता व्याप्त थी जो हमारे देश में, वो अब कहाँ चली गई है। अर्थात सुमित्रानंदन पंत जी ये कहते हैं कि हमारा देश अब एकदम आधुनिक हो चुका है, यानी हमारे देश में जो पहले प्राचीनता व्याप्त थी वो अब कहाँ चली गई है। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, कि वह पुरातन माने प्राचीनता कहाँ चली गई है जो हमारे देश में पूरी तरह से व्याप्त रहती थी। ठीक है, वह सुवर्ण का काल था। वह सुवर्ण, सुवर्ण माने सोने का, काल माने समय था, अर्थात वह स्वर्णिम युग था हमारे देश का, यानी जो प्राचीनतम समय था, जो हमारा अतीत था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही गौरवशाली था। यानी जितना जितना स्वर्णिम हमारा अतीत था उतना हमारा भविष्य हमें नहीं लग रहा है। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि आज के समय को देखते हुए हमारा अतीत जो था बहुत ही अच्छा था। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, अर्थात हमारे देश में पूरी तरह से छाया रहने वाला प्राचीनतम युग जो था, जिसको स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता था, वह कहाँ चला गया है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश को प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज वो क्या हो गया है, भूतियों का दिगंत छबिजाल। भूतियों, भूतियों मतलब वैभव, खजाना, धन संपत्ति। ठीक है ना, यानी हमारा जो देश था प्राचीन समय में, इसमें धन संपत्ति का दिगंत, दिगंत माने दिशाओं दिशाओं में, चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में। ठीक है ना, यानी कि भूतियों का मतलब आभूषणों का, या कह लो खजाने का, दिगंत माने सभी दिशाओं में, छवि माने सौंदर्य, जाल माने एक प्रकार का जाल बिछा हुआ था। अर्थात हमारे देश में भूतियों का यानी कि खजानों का एक जाल बिछा हुआ था पूरे देश में प्राचीन समय में, और एक अलग ही प्रकार की छवि थी, यानी एक अलग ही प्रकार का नज़ारा होता था। ठीक है ना, ज्योति चुंबित जगती का भाल, जगती माने धरती का, भाल माने मस्तक जो था, ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश, ज्योति माने प्रकाश से युक्त था, यानी हमारे धरती माता का जो मस्तक था वो प्राचीन समय में प्रकाश से युक्त रहता था और चुंबित रहता था। चुंबित मतलब हमेशा उन्नति की ओर जाता रहता था। ठीक है, चुंबित मतलब ऊंचाइयों की ओर जाने वाला, अर्थात हमेशा उन्नति की ओर हमारी धरती माता जा रही थी। लेकिन राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब सा भार धरा पर करती थी अभिसार। समझिएगा, देखिए, कभी कहते हैं राशि राशि, दोनों राशि का अलग अर्थ है। एक राशि का मतलब आप खेत लेंगे और एक राशि का मतलब खेत में उत्पन्न होने वाला अन्न। ठीक है ना, तो कभी ये कहते हैं कि हमारे भारत देश के खेतों में उत्पन्न होने वाला अन्न, विकसित माने उत्पन्न होने वाला अन्न जो था, धरती का, वसुधा का माने धरती का, वह यौवन श्रृंगार करता था, यौवन विस्तार करता था। यौवन माने युवावस्था की ओर, विस्तार माने फैलाता था। अर्थात हमारी धरती में फैले हुए खेतों में जो राशि उत्पन्न होती थी वो हमारे धरती को एक अलग ही प्रकार का सौंदर्य देती थी, अर्थात धरती को युवावस्था की ओर ले जाती थी। और प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसका मतलब कि वह समय कहाँ चला गया। ठीक है ना,
जहां भी प्रश्नवाचक है समझिएगा कि वो समय कहाँ चला गया आज। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, वो समय कहाँ चला गया जब हमारे धरती पर साभार माने आभार पूर्वक, स्वर्ग की सुषमा माने स्वर्ग का सौंदर्य जब हमारी धरती पर, धरा माने हमारे धरती पर, करती थी माने करती थी मतलब आती थी, अभिसार माने मिलने, किससे? हमारी धरती से। ठीक है, अभिसार माने मिलने, तो अभिसार का मतलब मिलने यानी स्वर्ग की सुषमा, यानी वो समय कहाँ चला गया जब स्वर्ग की सुंदरता जो है हमारे धरती से आभार पूर्वक मिलने आया करती थी। कहाँ चला गया वो सौंदर्य, यानी हमारी धरती भी स्वर्ग की तरह सुंदर दिखती थी। आगे कवि कहते हैं, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार। देखिए कवि कहते हैं प्रसून, प्रसून किसको कहा जाता है? जैसे देखिए फूल जो है खिलता है तो पूरा खिला हुआ जो नहीं रहता उसको प्रसून कहते हैं, यानी ऐसा फूल जो पूरी तरह नहीं खिला हुआ रहता, अध खिला हुआ, ठीक है ना। तो प्रसूनों के शाश्वत माने निरंतर, श्रृंगार माने श्रृंगार या सुंदरता, यानी कि फूल जो है हमारी धरती का शाश्वत माने निरंतर या हमेशा श्रृंगार करते थे। फूल जो हैं खिल खिल करके हमारी धरती की सुंदरता को बढ़ाते थे, और उनकी गंध में स्वर्ण भृंग, स्वर्ण भृंग मतलब सुनहले कलर के भंवरे, अर्थात अच्छे दिखने वाले भंवरे जो हैं विहार किया करते थे, घूमा करते थे। और जब उनकी गूंज होती थी ना, अर्थात जब भंवरे गूंजते थे ना, तो ऐसा लगता था, बारंबार माने बार बार, जब वो बार बार गूंजते थे ना तो ऐसा लगता था कि सृष्टि माने प्रकृति का कोई प्रथम उद्गार माने प्रथम वचन, या कह लो पृथ्वी का कोई पृथ्वी के हृदयगत उद्गार माने भाव जो हैं, यानी ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी के हृदयगत भाव जो हैं, हृदय में उपस्थित भाव जो हैं वो भंवरों की गूंज के रूप में निकल रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता था। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। कवि कहते हैं उस समय हमारी धरती में नग्न, नग्न माने स्वतंत्र रूप से, नग्न माने स्वतंत्र रूप से चारों तरफ सुकोमल, सुकुमार माने सुकोमल सुंदरता विद्यमान थी, अर्थात चारों तरफ एक अलग ही प्रकार का नजारा था। और रिद्धि और सिद्धि अपार थी, अर्थात चारों तरफ हमको सफलताएं मिल रही थी, खजाना वगैरह भी हमारे भारत में उपलब्ध था। ठीक है ना, यानी कि अनेक प्रकार की धन संपत्ति जायदाद से हमारा देश जो था परिपूर्ण था। आगे देखिए, पूरा मैं आपको यहाँ तक भ्रूप्रात तक पढ़ा के उसके बाद ही व्याख्या दिखाऊंगा। ठीक है, अय विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात। देखिएगा यहाँ पे सुमित्रानंद पंत कहते हैं, अरे ये जो हमारा प्राचीन समय था ना, जो हमारा प्राचीन समय था ना, वो विश्व का स्वर्णिम स्वप्न था। जो हमारा प्राचीन समय था वो इस संसार का स्वर्णिम स्वप्न था। स्वर्णिम स्वप्न मतलब सुनहला सपना था, बहुत ही सुंदर था। और संस्कृति का प्रथम प्रभात, और इस संस्कृति माने इस संसार का वो पहला सवेरा था, अर्थात हमारा प्राचीन समय जो था इस संसार का प्रथम सुबह था, पहला सवेरा था। और कभी कहते हैं कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, यानी कि वेदों में प्रसिद्ध, वेदों में विख्यात जो सच्चाइयाँ थीं आज कहाँ चली गई हैं। कहाँ वह सत्य, वो सच्चाई जो वेदों में, वेदांगों में प्रसिद्ध थी, हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनियों के द्वारा जो उसमें लिखा गया था, कहाँ चला गया है आज सब। ठीक है, कभी कहते हैं कि वो समय कितना अच्छा था जब हमारा देश जो है ना तो पापों को जानता था, दुरित माने पाप, दुख माने दुख, दैन्य माने दीनता, यानी ना तो हम पाप करना जानते थे, ना तो हमारे अंदर किसी प्रकार का दुख रहता था, ना तो हमारे अंदर किसी प्रकार की दीनता रहती थी। अर्थात ये सब चीज़ें हमें ज्ञात यानी पता ही नहीं थी, ये सब चीज़ें हमको पता ही नहीं थी। और जरा जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मरणावस्था, और भ्रूप्रात, भ्रूपात माने भी वृद्धावस्था होता है। ठीक है, या कह लो रोग की अवस्था, बीमार होने की अवस्था, इन सब चीज़ों से हम अपरिचित हुआ करते थे। आज वो समय कहाँ चला गया है। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। चलिए यहाँ तक की व्याख्या आपको दिखाते हैं। देखिए, आपको एक तरफ लिखना है कहाँ आज वह, दूसरी तरफ भ्रूप्रात। यहाँ पे संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन नामक पाठ से अवतरित है। व्याख्या, भारतवर्ष के वैभवपूर्ण व समृद्ध अतीत से वर्तमान की तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि हमारा वह प्राचीन स्वर्ण युग आज कहाँ लुप्त हो गया। प्राचीन युग में यहाँ चारों दिशाओं में इस छोर से उस छोर तक सुख समृद्धि का जाल फैला हुआ था। ज्ञान के प्रकाश से इस देश का मस्तक हर समय जगमगाता रहता था। चारों ओर हरी भरी फसलों से लहलहाते खेतों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे पृथ्वी अपने यौवन के विस्तार पर हो।
पृथ्वी की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता था मानो पृथ्वी का आभार मानकर स्वयं स्वर्ग की शोभा ही प्रेम मिलन के लिए यहाँ उतर आई हो। ठीक है। प्रतिदिन रंग बिरंगे फूल खिल करके धरती का श्रृंगार करते थे। उन पुष्पों पर विचरण करने वाले सुनहले भंवरों को देख ऐसा प्रतीत होता था जैसे सृष्टि भंवरों के रूप में घूम घूम कर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर रही हो। उस समय धरती पर चारों तरफ उन्मुक्त, उन्मुक्त माने स्वतंत्र, चारों तरफ उन्मुक्त और कोमल सौंदर्य था। धरती अपार वैभव एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण थी। वह युग विश्व के स्वर्णिम स्वप्न का युग था। वह युग सृष्टि के प्रथम सुबह के समान आशा, उल्लास, सौंदर्य व जीवन से परिपूर्ण था। कभी कहते हैं कि वेद वेदांगों में प्रसिद्ध वास्तविक सत्य आज कहाँ खो गया। कभी कहते हैं कि वे दिन कितने अच्छे थे जब हमारा समाज पाप, दुख, दीनता आदि से मुक्त था और हम बुढ़ापा, मृत्यु जैसी समस्याओं से परिचित भी नहीं थे। काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, रस शांत, छंद स्वच्छंद, गुण ओज, अलंकार अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण। हाय सब मिथ्या बात, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती है, जीवन है भार। समझिएगा, कभी कहते हैं कि भाई आज के समय को देख करके तो ऐसा लगता है, हाय हाय मतलब बड़े दुख की बात है, आज के इस समय को देख करके ऐसा लगता है कि पुरानी बातें सब मिथ्या हो गई हैं, झूठ हो गई हैं। आज के लोगों को अगर हम उन पुरानी बातों को बताएंगे तो कोई मानेगा ही नहीं, सब मिथ्या बात। यानी आज के लोगों के लिए तो पहले का समय झूठ हो गया है, कोई मानेगा ही नहीं कि पहले ऐसे था वैसे था। ठीक है ना। यानी आज के इस समय को देख करके, आज के मॉडर्न जमाने को देख करके ऐसा लगता है कि अभी तक हमने जो वर्णित किया वो सब झूठा था। ठीक है। आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सोनी सांस। कभी कहते हैं कि आज का समय तो ऐसा हो गया है, सौरभ माने सुगंधता से परिपूर्ण या कह लो सुंदरता से परिपूर्ण, मधुमास, मधुमास माने बसंत का महीना। कभी कहते हैं कि आज तो बसंत का महीना जो है ना, शिशिर में मतलब जाड़े में, भरता माने भरता है सूनी सांसें, अर्थात जाड़ा ऋतु बन गया है। आज का बसंत का महीना जो है सर्दी के मौसम की भांति सूनी सांसें भरता रहता है, अर्थात आज तो अब तो आधुनिक जमाने में बसंत के ऋतु में भी कोई नज़ारा नहीं रह गया, कोई भी अच्छा सौंदर्य देखने को नहीं मिलता। वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार। कभी कहते हैं कि वही मधुर ऋतु माने बसंत की, मधुर ऋतु माने बसंत के मौसम की वह डाल जो प्राचीन समय में गुंजित हुआ करती थी, अर्थात भंवरों के रव से, भंवरों की ध्वनि से गुंजायमान रहती थी और झुकी रहती थी यौवन के भार। यौवन के भार मतलब युवावस्था की वजह से, अर्थात वह डाल जो दिखने में बसंत ऋतु में सुंदर लगा करती थी प्राचीन समय में और भंवरों से युक्त हुआ करती थी, आज क्या हो गया है कि वह निज माने अपनी, तत्काल माने तुरंत। यानी आज के समय में क्या हो गया है कि वही डाल अपनी अकिंचनता में है। अकिंचनता मतलब दरिद्रता की स्थिति में है। दरिद्र उसको कहा जाता है जिसके पास सब चीज़ें होते हुए भी वो मांगने की कोशिश करता है। यानी आज की डालें क्या हो गई हैं, दरिद्रता की तरह हो गई हैं कि वो फूल और भंवरों के ध्वनि के लिए तरस रही हैं। किसी भी डाल के ऊपर भंवरे और फूल लग ही नहीं रहे हैं, इतना सूना, इतना नीरस हो गया है बसंत का मौसम। ठीक है ना। और आज वही डाल जो हैं सिहर उठती हैं, बसंत के मौसम में कांप उठती हैं और उनको अपना जीवन भार लगने लगता है। जीवन है भार मतलब जीवन उनको भार लगने लगा है। आज पावस नद के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल। कभी कहते हैं कि आज पावस माने वर्षा के मौसम में नद के उद्गार, अर्थात नदियों के उद्गार या कह लो नदियों के बहाव जो हैं। कभी कहते हैं प्राचीन समय में जिन नदियों को देखने से हमें एक अलग ही प्रकार का सुख मिलता था, वही नदियां आज बरसात के मौसम में काल के, अर्थात मृत्यु के बनते माने बन जाते हैं। चिन्ह माने प्रतीक, कराल माने भयंकर। वही नदियां आजकल वर्षा ऋतु में काल का रूप धारण कर लेती हैं और न जाने कितने लोगों का विनाश कर देती हैं, कितना हानि कर देती हैं। ठीक है ना। वही नदियां जो प्राचीन समय में एक अलग ही प्रकार का सौंदर्य का प्रतीक हुआ करती थीं, आज वही नदियां बरसात के मौसम में भारी बहाव लेकर के काल के प्रतीक के रूप में बाहर आती हैं। ठीक है ना।
प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या सी ज्वाल। कवि कहते हैं कि प्रात माने सुबह होते ही सूर्य की सुनहली किरणें इस संसार में यानी हमारी पृथ्वी में पड़ करके इस धरती को एक सोने का संसार बना देती थी। यानी सुबह की सूर्य की किरणें जब हमारी धरती पर पड़ती थीं तो ये सोने के संसार की भांति लगता था। और आज के समय में क्या हो गया है कि ये जो सूर्य भगवान की किरणें जो है ना, ये धरती को ज्वाल माने अपनी ज्वाल रूपी यानी अपने गर्म किरणों से, अपने तप्त किरणों से क्या कर देती हैं, जला देती हैं इस धरती को। यानी इस धरती को क्या कर देती हैं, जला देती हैं। और यही धरती शाम में परिणित हो जाती है, संध्या के समान लगने लगती है। यानी आज का सुबह जो है वो शाम की तरह लगता है, कोई नज़ारा भी नहीं रह गया, सुबह के सौंदर्य में भी कोई नज़ारा नहीं रह गया। ठीक है, अब आगे कवि कहते हैं, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल के चुली कांस सीवार, गूंजते हैं सबके दिन चार सभी फिर हाहाकार। समझिएगा, कवि कहते हैं कि यौवन, यौवन माने यौवनावस्था में, युवावस्था में, अखिल माने पूरे शरीर के उभार जो हैं, अर्थात यौवनावस्था में व्यक्ति के शरीर में उभार आता है और एक अलग ही प्रकार का रंग बनाता है, अर्थात एक अलग ही प्रकार का सौंदर्य बनता है। यानी कि जब व्यक्ति युवावस्था में होता है, यौवनावस्था में होता है, तो उसके शरीर दिखने में कुछ ज़्यादा ही आकर्षक दिखती है ना। उसके अंगों में उठने वाले उभार यानी फुलाव जो होते हैं उसे ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। और फिर वही शरीर वृद्धावस्था में हड्डियों का हिलता हुआ कंकाल बन जाता है, वही शरीर कंकाल बन जाता है और सारा सौंदर्य, सारा आकर्षण जो है, सारा आकर्षण बर्बाद हो जाता है। और कहते हैं वही बाल जो काले काले ब्याल माने सांपों के समान चिकने चिकने होते हैं, कचों के मतलब बाल, कचों के, कच किसको कहा जाता है, बाल को। यानी वो चिकने चिकने बाल जो काले काले सांप की भांति लगते हैं युवावस्था में, वही बाल वृद्धावस्था में केंचुली यानी सांप की केचुल की तरह बेजान हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और कांस के सफ़ेद फूलों की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। कांस का फूल आप लोग गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, कांस के सफ़ेद फूलों की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। और सिवार, सिवार माने शैवाल, शैवाल माने काई, यानी पानी में लगने वाली काई की तरह आपस में उलझ जाते हैं। जैसे पानी के बीच में काई रहती है ना, आप लोग देखे होंगे, हल्का हरी हरी टाइप की रहती है, वैसे ही वृद्धावस्था में बाल आपस में उलझ जाते हैं और उनका सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। कवि कहते हैं कि हे नवयुवकों, आपको युवावस्था मिली है तो ज़्यादा उछला कूदा मत करो, अच्छे से जीवन व्यतीत कर लो, क्योंकि गूंजते हैं सबके दिन चार सभी फिर हाहाकार। क्योंकि 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, क्योंकि सबके दिन 4 यानी केवल 4-5 दिन ही सबको अच्छा मिलता है, युवावस्था मिलती है, उसके बाद सबका हाहाकार होता है, अर्थात फिर सबको दुख मिलना तय है। कभी कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, अर्थात दुख मिलना तय है। सुख तो बहुत ही कम मिलेगा लेकिन दुख मिलना ज़्यादा तय है। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक का आपको बताते हैं। देखिए, आपको एक तरफ लिखना है हाय सब मिथ्या, दूसरी तरफ फिर हाहाकार, डैश डैश करेंगे, संदर्भ पूर्वत यानी जो पिछले वाले में था सेम वैसा ही यहाँ पे लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा। व्याख्या, कवि कहते हैं कि वर्तमान समय की दयनीय दशा को देखकर आज तो अतीत की वे सारी बातें व्यर्थ व झूठी प्रतीत होती हैं। चारों ओर सुगंध बिखेर देने वाला बसंत आज जाड़े का रूप धारण करके सूनी सांसें भर रहा है, अर्थात नीरस हो गया है। बसंत ऋतु में जो डालियां फूलों एवं भंवरों से परिपूर्ण होकर सुंदर लगती थीं, वह आज दरिद्रता की वजह से पुष्पों एवं भंवरों के लिए तरस रही हैं। कवि कहते हैं कि आज वर्षा ऋतु में जिन नदियों में बाढ़ आती है वही मनुष्य के लिए काल का भयंकर प्रतीत हो जाती है। कवि कहते हैं कि सवेरा होने पर सूर्य की किरणें संसार को सुनहला बना देती हैं, परंतु दिन चढ़ने पर सूर्य की लाल किरणें उस सुनहले संसार को जलाकर भस्म कर देती हैं। कवि कहते हैं कि यौवनावस्था में शरीर के सुंदर रंग और उभार उसे मजबूत और आकर्षक बना देते हैं, किंतु वृद्धावस्था आने पर वही शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है और उसमें कोई आकर्षण शेष नहीं रहता। काले सांप के समान चिकने सुंदर बाल, सांप की केचुल के समान बेजान, कांस के फूल के समान सफ़ेद एवं काई के समान उलझे हुए दिखने लगते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में सुख स्थायी रूप से नहीं ठहरता। सुख के 4 दिनों के बीतने के बाद दुख का आना तय है। ठीक है,
काव्य का सौंदर्य देखिए, भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, रस शांत, शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद, अलंकार में अनुप्रास भी है, रूपक भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, मानवीकरण भी है, गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा है। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। समझिएगा, कभी कहते हैं कि आज जो बचपन में आपका कोमल गात माने शरीर जो है ना, आज बचपन में आपका ये कोमल शरीर जो है ना, जरा जरा माने वृद्धावस्था में, जरा माने वृद्धावस्था में ये पीला पात माने पीले पत्ते के समान हो जाएगा। जैसे किसी वृक्ष का पीला पत्ता पतझड़ के मौसम में झड़ने लगता है ना वृक्ष से पत्ते, वैसे ही आपका शरीर जो है कमजोर हो जाएगा। पीला पत्ता जो है जैसे उसमें अनेक छिद्र हो जाते हैं, उसको जीव जंतु तमाम प्रकार के खा लेते हैं, वैसे ही आपके शरीर को अनेकों रोग खा लेंगे। कभी ये कहना चाहते हैं कि आज ये बचपन का जो आपका कोमल शरीर है, दिखने में इतना मुलायम, इतना सौंदर्यपूर्ण, इतना आकर्षक दिखता है, वही वृद्धावस्था में पीले पत्ते के समान हो जाएगा। कभी कहते हैं 4 दिन सुख प्रदान करने वाली चांदनी रात होती है, बाकी अंधकार तो अज्ञात होता है। अर्थात अंधकार तो इतना ज़्यादा है आपके जीवन में, सभी मनुष्यों के जीवन में अंधकार तो इतना ज़्यादा होता है जो अज्ञात है, अनलिमिटेड है। सुख देने वाली तो केवल 2-4 दिन की रातें ही हैं, उसके बाद तो अंधकार तो अनलिमिटेड है भाई, चारों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार है। आगे कभी कहते हैं कि वृद्धावस्था में ये आपके नयनों का, अर्थात आपके नेत्रों का, नीर माने पानी जो है ना, अर्थात आपका आंसू जो है ना, शिशिर माने सर्दी के मौसम की ओस की भांति झर माने झरेगा। जैसे ठंडी के मौसम में ओस जो गिरती है ना, उसको पाला कहते हैं, और वो जैसे ही गिरा तो क्या करता है, आपके पौधों की पत्ती को नाश कर देता है, आपकी खेती किसानी बर्बाद कर देता है। लोग कहते हैं पाला लग गया है ना। तो कभी वही कहते हैं कि जैसे सर्दी के मौसम में पाला जो है ना पौधों के सौंदर्य को खत्म कर देता है, वैसे ही वृद्धावस्था में आपके नेत्रों का पानी जो है ना, आपके नेत्रों से झर झर करके, गिर गिर करके झुलसा देगा आपके गाल रूपी फूलों को। अर्थात फूल जैसे जो आपके सुंदर सुंदर गाल है ना, वृद्धावस्था में इनको आपके नेत्रों का आंसू जो है झुलसा देगा, एकदम नष्ट कर देगा, इनका पूरा सौंदर्य खत्म कर देगा। और आगे कभी कहते हैं कि वृद्धावस्था में फिर प्रणय का चुंबन छोड़े अधीर, अधर जाते अधरों को भूल, मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर। देखिएगा, कभी कहते हैं कि प्रणय माने प्रेम होता है, प्रीति होती है, मिलन होता है, ठीक है ना। तो प्रेम का चुंबन यानी वृद्धावस्था में क्या होगा, कभी कहते हैं कि अधीर माने बिना धैर्य के, आपके अधर माने होंठ जो है ना, जो अभी होंठ आपके बहुत सुंदर लगते हैं दिखने में ना, यही होंठ क्या होते हैं, वृद्धावस्था में मिलन के या प्रेम के चुंबन को छोड़ देते हैं। मिलन के, प्रेम की अवस्था के चुंबन को छोड़ करके यही प्रेम, यानी देखिए आप लोग क्या करेंगे अच्छे से समझिएगा, यही होंठ जो है ना आपके प्रेमिका के होंठों को भूल जाते हैं, अधरों को भूल, अर्थात ये होंठ जो है ना, प्रेमी के होंठ जो है ना प्रेमिका के होंठों को भूल जाते हैं, अधर जाते अधरों को भूल। यानी कभी ये कहते हैं कि ये जो आपके होंठ जो है ना, प्रेमी के होंठ जो होते हैं ना, वृद्धावस्था में बिना धैर्य के, यानी बहुत तेजी से क्या करते हैं, एकदम झुर्रीदार हो जाते हैं, सारा सौंदर्य खत्म हो जाता है, और ये प्रेम के चुंबन को छोड़ देते हैं और होंठ को भूल जाता है, ठीक है। और अभी कभी कहते हैं कि आप जब यौवनावस्था में हैं, आप युवावस्था में हैं, तो आपके मृदुल होठों पर, आपके कोमल होठों पर ये जो हंसी बिखरती रहती है ना, एक अलग ही प्रकार का जो सौंदर्य दिखता है ना। हिमजल माने पानी के बूंद के समान, पानी के बूंद के समान हंसी आपके होठों पर अभी बिखरती रहती है, आप युवावस्था में हैं। लेकिन जब आप वृद्धावस्था में पहुंचेंगे ना, तो ये हवा जो है ना, निश्वास मतलब मुंह से निकलने वाली, सांस छोड़ने की प्रक्रिया में जो मुंह से समीर निकलती है ना, जो हवा निकलती है ना, निश्वास मतलब सांस छोड़ने की प्रक्रिया में आपके मुंह से निकलने वाली हवा जो है आपके होठों के सौंदर्य को उड़ा जाता है। वृद्धावस्था में आपके होठों के सारे सौंदर्य को खत्म कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आगे कभी कहते हैं
सरल भौहों का सरदाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल्प अपार। देखिएगा, कवि कहते हैं कि सरल भौहों का सरदाकाश, अर्थात अभी आपकी ये जो सीधी सीधी भौहें माने बरौनियां है ना, आंखों के ऊपर जो बालों की एक लाइन होती है, इसको भौहें कहा जाता है, बरौनियां कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि आपकी ये जो सीधी सीधी भौहें जो है ना, कैसे लगती हैं? शरद आकाश, शरद माने सर्दी ऋतु के ठंडी के मौसम के आकाश की भांति, ठंडी में जैसा आसमान दिखता है ना, शांत सरल और एकदम काला, वैसे ही आपकी युवावस्था में ये भौहें जो है ना एकदम काली लगती हैं आकाश की भांति और आपके सौंदर्य को बढ़ाती हैं, ठीक है ना। लेकिन वृद्धावस्था में यही भौहें क्या होती हैं? जैसे जैसे आसमान में बादल घेर लेते हैं ना, तो आकाश का सौंदर्य खत्म हो जाता है, आकाश जो है अच्छा नहीं दिखाई देता। वैसे ही वृद्धावस्था में आपके इन बरौनियों में क्या होगा? घेर लेते घन, घन माने बादल, घिर माने घिर करके, गंभीर माने भयानक रूप से। तो बादल जो है भयानक रूप से घेर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी ऊपर की चमड़ी है ना, कहने का मतलब त्वचा जो है ये सिकुड़ जाएगी और आपकी बरौनियों का सौंदर्य जो है ये भी खराब हो जाएगा। तो कवि के कहने का मतलब ये है, जो अभी आपकी सीधी सीधी भौहें हैं, जो सर्दी के मौसम के आसमान की तरह साफ सुथरी और भयंकर दिखाई देती हुई आपके सौंदर्य को अच्छा बनाती हैं ना, यही वृद्धावस्था में इनमें बादल घेर लेगा। यानी कि इन शरद ऋतु के आकाश रूपी आपकी भौहों में बादल घेर लेंगे, अर्थात सिकुड़न आ जाएगी और सारा सौंदर्य पानी में मिल जाएगा, ठीक है। आगे कवि कहते हैं कि शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, यानी कवि ये कहते हैं, विधुर कहा जाता है दोस्तों जिसकी पत्नी उससे दूर हो, या कह लो जिसकी पत्नी खत्म हो गई हो, विधुर हो, ठीक है ना। देखिए विधुर को समझेंगे अच्छे से। देखिए विधुर का जो है विलोम शब्द विधवा भी होता है। विधुर जो कहा जाता है वो पुरुष पात्र को कहा जाता है और विधवा स्त्री पात्र को कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखो, शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, यानी कवि ये कहते हैं कि वृद्धावस्था में आपका ये विधुर माने आप अपनी प्रेमिका से अलग हो जाएंगे वृद्धावस्था में, ठीक है ना। वियोग हो जाएगा उससे, आपकी प्रेमिका से वियोग हो जाएगा और ऐसी अवस्था में क्या होगा कि आपकी सांसें शून्य हो जाएंगी, ठीक है ना। आप केवल अपनी सांसों से ही फील कर पाएंगे, प्रेमिका की बातों का आप माहौल नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। शून्य सांसें जो हैं ये आपके होठों के मधुर संयोग को, अर्थात आपके प्रेमिका के साथ जो आपका प्रेम था उसको छुड़ा देती हैं, ठीक है। आपकी अकेली सांसें जो हैं, आप अकेले हो जाएंगे और आपकी प्रेमिका के साथ जो भी प्रेम था वो सारा नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझिएगा, अभी मैं लिख करके बताऊंगा। ऐसे दोस्तों डिटेल में समझाना मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं लिख करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल्प अपार, अर्थात कवि ये कहते हैं कि मिलन के पल, यानी कि मिलने के पल तो केवल दो चार ही होते हैं जिंदगी में। मिलने के पल यानी मिलने का समय तो केवल दो चार ही मिलता है, लेकिन वियोग का समय, वियोग का कल्प अपार होता है, अर्थात वियोग की समयावधि जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लंबी होती है, यानी वियोग ही वियोग होता है, विरह ही विरह होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक की व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। आपको एक तरफ लिखना है आज बचपन का, दूसरी तरफ कल्प अपार। संदर्भ पूर्वक व्याख्या, कवि कहते हैं कि आज बचपन का जो कोमल सुंदर शरीर है, वृद्धावस्था आ जाने पर वही शरीर पीले सूखे खुरदुरे पत्ते के समान हो जाएगा, ठीक है। जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें हैं और सुख के क्षण बहुत थोड़े समय के लिए ही रहते हैं, शेष जीवन में तो असीमित अंधकार है, अनलिमिटेड अंधकार है। दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से पीले पत्ते झड़ते हैं। आँखों से गिरते रहने वाले आंसू पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं जैसे शिविर की ओस फूलों एवं पत्तों को झुलसा देती है। उस समय प्रेमी के होंठ प्रणय यानी मिलन के चुंबनों को भूलकर अपने प्रियतमा के होंठों को भी भूल जाते हैं।
युवावस्था में जिन होठों पर हमेशा ओस कणों के समान निर्मल और आकर्षक हंसी विद्यमान रहती है, वृद्धावस्था में वही होठ गहरी सांसों के छोड़ने से मलिन पड़ जाते हैं, उनकी हंसी गायब हो जाती है। जो भौहें युवावस्था में शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश की तरह सरल होकर मुख की शोभा बढ़ाती हैं, उम्र बढ़ने के बाद वो सिकुड़ जाती हैं और उनकी सरलता लुप्त हो जाती है। आगे कवि कहते हैं, मिलन के सुखद समय में प्रेमी प्रेमिका के जो होंठ आपस में जुड़े होते हैं, वियोग के विकट समय में वही होंठ विरह वेदना से व्याकुल होकर गहरी सांसें छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। इस प्रकार मिलन का समय अल्प जबकि वियोग का समय दीर्घ होता है। ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देखिए, रस शांत, भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद, अलंकार अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, शब्द शक्ति, लक्षणा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका बचा हुआ पोर्शन अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का लिंक दिया गया है, जा करके देख लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।